क्या आप लोग जानते हो कि अगर आपको एलिमेंट्स की सिर्फ परसेंटेज बता दी जाए किसी कंपाउंड के अंदर, आप उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हो या एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज पता होने से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में यही सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स की परसेंटेज अवेलेबल हो तो हम उससे कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, क्लास 11th का, नीट का, जेई मेंस का, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो स्किप मत करना वीडियो, लास्ट तक वीडियो देखना। आई आई गारंटी यू कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो सीख जाएंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो जो लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, वीडियोस को शेयर करना। और इससे पहले इस सीरीज में, मोल कॉन्सेप्ट सीरीज में, हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, उन चारों लेक्चर को आप प्लीज इस वीडियो से पहले जरूर देख लेना, जिन लोगों ने नहीं देखे। उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या प्लेलिस्ट डाल दूंगा पूरी। ठीक है, आप पूरा देख सकते हैं। चारों लेक्चर बहुत छोटे छोटे हैं, लाइक 20-25 मिनट्स का एक लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने वो चारों लेक्चर्स देख लिए और आप 5वें लेक्चर्स पे आए तो अब तक का आपका सारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है, जो मोल कॉन्सेप्ट है पूरा, वो आपका पूरा हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप इसका कर लोगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आते हैं सबसे पहले कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या, है ना। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं भाई कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका बेसिकली ये बताता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का क्या रेशो है एक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का आपस में क्या रेशो है एक केमिकल कंपाउंड के अंदर। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिखा, A B2C, है ना, ये कोई कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, है ना। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या रेशियो है ए बी और सी के बीच में, तो अगर ए बी और सी को मैं लिखूं तो ए का अगर एक एटम है तो बी के 2 एटम है और सी का एक एटम, तो रेशियो हो गया 1:2:1। ठीक है ना, यही बता रहा है ना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला यही है विच टेल्स यू अबाउट द सिंपल सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो मतलब 1 2 3, है ना, 4, इस तरह के नंबर्स। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला टेल्स यू अबाउट द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड था कोई भी, उसका जो एक मॉलिक्यूल है, ये AB2C एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एलिमेंट किस रेशो में प्रेजेंट हैं, वो क्या बताता है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। तो इट टेल्स अबाउट द सिंपल, ठीक है, होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो एक कंपाउंड था, उसका जो एक मॉलिक्यूल हमने लिया, उस मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट हैं वो किस रेशो में प्रेजेंट है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बता देता है। मतलब मोटा मोटे तौर पे एक रेशो बताता है। ठीक है, क्लियर है सबको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। इट टेल्स यू अबाउट द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आगे चल के और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको जब हम इसके क्वेश्चंस करने लगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेसिकली वो फॉर्मूला जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सबको फॉर्मूला तो पता ही है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि अगर आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लोगे, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है,
6 एटम्स ऑफ कार्बन मिलेंगे आपको एग्जैक्ट, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या मिलेगा, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस फॉर्मूले से हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पता चल जाए, ठीक है, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर बताता है, इससे एक ऊपर होगा ना नीचे होगा, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट नंबर बताए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो हम यहाँ इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप के एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, और वो कितने कितने हैं, वो बताने वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखो, अगर मैं इसको C6H12O6 को ही ले लेते हैं वापस, ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, C6H12O6। क्या आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो यहाँ पे 6 से सब डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 1 जा, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH और O के बीच में क्या रेशियो है, 1:2:1, है ना। तो ये हो जाएगा CH2O। तो CH2O क्या हो जाएगा, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, यही तो डिस्कस किया था ऊपर हमने, कि सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वो क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जैसे C6H12O6, वो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गॉट इट। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन आप ध्यान से देखो, 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो H और O के रेशियो में कितना आया, 1:1 आया, राइट। तो मैं इसको HO भी लिख सकता हूँ। HO क्या हो जाएगा इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला। गॉट इट। बिल्कुल ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन क्या होता है, C6H6, है ना, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन आपको पता है 6 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रेशियो है, 1:1 का। तो CH लिख सकता हूं मैं इसका क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ना, वो मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, होल नंबर मल्टीपल, है ना। भाई CH को, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप देख रहे हो CH बेंजीन का, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, है ना, इससे मल्टीप्लाई करा दूं 6 से, तो क्या बन जाएगा, C6H6। तो ये क्या हो गया, 6 आपका होल नंबर मल्टीपल, ठीक है। तो होल नंबर मल्टीपल से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बन जाता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, होल नंबर मल्टीपल ऑफ एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे H2O2 में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, वो क्या था, 2 था। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, वापस से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 क्या हो गया, आपका होल नंबर मल्टीपल हो गया। जैसे हम लोग का ये बेंजीन में था, 6 से मल्टीप्लाई करता था। गॉट इट। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज को देखो, ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, CH2O को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो C6H12O6 बन जाएगा, ठीक है। तो 6 क्या हो गया, उसका होल नंबर मल्टीपल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, होल नंबर मल्टीपल होता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले।
और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में सिंपल रेशियो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। ठीक है, C6H12O6 क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एग्जैक्टली 6 कार्बन के एटम मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे आपको एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमने इसको पूरे को 6 से डिवाइड कर दिया तो रेशो आएगा 1:2:1, यानी कि कार्बन का अगर एक एटम है, हाइड्रोजन के दो होंगे और ऑक्सीजन का भी एक हो। दैट विल बी CH2O विल बी इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका सीखेंगे। अब हमें कैसे क्वेश्चन देंगे? वो देंगे हमें कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है या हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन 60% है, ऑक्सीजन 30% है, हाइड्रोजन 10%। आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। ठीक है, इस पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देंगे और आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ लेंगे, तो दोनों के बीच में रिलेशन भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी अभी आपने देख ही लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। गॉट इट? तो ये जो n है आपका, ये जो होल नंबर है, ये कैसे आता है? ये आता है आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो एन का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। अगर बेंजीन का केस ले लूं मैं, बेंजीन का केस में मोलर मास कितना होता है बेंजीन का? ठीक है, बेंजीन के केस में मोलर मास होता है 78। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, मुझे याद C6H6, तो मोलर मास कितना आ जाएगा? 78। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था बेंजीन का? ये था CH। ठीक है, CH, तो C कार्बन का 12 हो गया और एक हाइड्रोजन का हो गया, टोटल हो गया 13। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13। तो अगर 13 से डिवाइड करोगे आप 78 को, तो 13 6 78, तो एन का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किससे? एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है किससे? एन से। एन कितना आया? 6। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH। तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों C6H6। आया मजा? बेंजीन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया किससे? एम्पेरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, तो दो चीजें चाहिए थी हमें, मोलर मास चाहिए था और एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए था, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे और डिवाइड करके एन का वैल्यू निकालते हैं। तो ये होल नंबर मल्टीपल जो कि एन है, ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया तो लाइक ठोको, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, जो लोग नए आए हैं प्लीज शेयर द वीडियोस। ऑल राइट, चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन थियोरेटिकली है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट डज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट? एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या पता चलता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ईच ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। भाई एक्चुअल नंबर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है ना? जैसे C6H12O6 था, तो कार्बन के 6 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम होंगे, ऑक्सीजन के 6 एटम। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एक्चुअल नंबर कह सकते हैं। तो ये नहीं होगा। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, देखो मैंने इनफैक्ट डेफिनेशन में भी ये लिखवा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ये देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमें क्या मिल रहा है? सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना? तो एटम्स, उन एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता ये। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नहीं, अरेंजमेंट भी नहीं बताता, वो तो स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये बताता है। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो ये 2025 का क्वेश्चन है, नीट 2020। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इससे अगला है। ठीक है, इससे अगला वाला कराऊंगा, वो है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी किसी ईयर का क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपाउंड है, उसके अंदर 40% कार्बन है, ठीक है, 6.7% हाइड्रोजन है एंड 53.3% ऑक्सीजन है।
ये पूछ रहे हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। चलो मैं आपको एक बारी में सारा सिखा दूंगा, ध्यान से सीखना है, ठीक है। देखो जो परसेंटेज दे रखी है ना, उसे मास मान लेंगे, उसी को क्या मान लेंगे, परसेंटेज मास। ठीक है, तो टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको टेबल में क्या लिखना है, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट लिख लेंगे। उसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज मास। परसेंटेज मास लिख लिया, फिर हम बनाएंगे मोल्स। क्या निकालेंगे, मोल्स। मोल्स के बाद हम उनका निकालेंगे रेशो। क्या निकालेंगे, रेशो। ठीक है। और अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो एक सिंपल रेशो निकालना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे निकालें। ठीक है, चलिए। तो अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज लिख लेते हैं पहले फटाफट, कितना कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ठीक है। ठीक है, ठीक। एलिमेंट का कार्बन का कितना परसेंटेज दिया है हमें, 40। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिया है, 6.7। और उसके बाद जो कुछ भी है हमारे पास वो है ऑक्सीजन, जो कि 53.3%। तो 53.3। अब मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, आपको पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये जो परसेंटेज दे रखी है ना आपको, यही गिवन मास है। तो 40 डिवाइड बाय कार्बन का वेट कितना होता है, 12। ठीक है, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो लिखते हैं ऐसे ही। 6.7 इसका गिवन मास हो गया, मोलर मास होता है हाइड्रोजन का 1। तो आंसर 6.7 ही आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पे 53.3 डिवाइड बाय 60, यहाँ पे आ जाएगा आप। गॉट इट। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं। 40/12, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 3.3 के आसपास। 40/12, तो ये आ जाएगा 3.3, है ना एग्जैक्ट। ऑल राइट, 53.3 डिवाइड बाय 16, ये भी 3.3 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, 3.33। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एलिमेंट्स के नाम लिखे, उनकी परसेंटेज लिखी और उनके मोल्स निकाले। मोल्स आपको लास्ट वीडियो में निकालना सिखा चुका हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास, वही किया है। ठीक है, तो 40 को 12 से डिवाइड करा, कार्बन का जो मास है, हाइड्रोजन को 6.7 जो था उसको 1 से डिवाइड किया, जो उसका मास है, 53.3 को 16 से डिवाइड किया, जो ऑक्सीजन का मास है। अब यहाँ पे 3.3, 6.7 और 3.33 आ रहा है। अब क्या करते हैं, सिंपल या रेशो निकालते हैं। रेशो कैसे निकालते हैं, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, 3.3, 6.7 और 3.3, उससे पूरी टेबल को डिवाइड करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो तीन आपकी वैल्यूज आई हैं, 3.3, 6.7 और 3.3, ये अलग अलग और भी अलग अलग आ सकती थी, है ना, हो सकता है एक वैल्यू कुछ और आ जाती, 9 पॉइंट समथिंग आ जाती। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे छोटी वैल्यू चूज करनी है इनमें से। ठीक है, तो 3.3 है ऑब्वियसली, और उससे पूरी टेबल को डिवाइड करना है। तो 3.3 को 3.3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 6.7 को 3.3 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो लगभग 2 आएगा आपका, 3.33 है ना, तो लगभग 2 के आसपास आ जाएगा। और अगेन 3.33 को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 आ जाएगा। गॉट इट। तो हमारे पास कार्बन कितना आ गया, 1। हाइड्रोजन कितने आ गए, 2। और ऑक्सीजन आ गया 1। तो 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, CH2O। ये आ गया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आई होप सबको आया होगा समझ में। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले सबसे एलिमेंट वाला कॉलम बनना है, फिर परसेंटेज मास, फिर मोल्स, फिर रेशो। और अगर जरूरत पड़ी तो सिंपल रेशो भी करेंगे। मान लो आपका यहाँ पे जो वैल्यूज 1 to 1 आई है, ये 1 ना आती, 1.5 आती, फिर क्या करते, क्या 1.5 लिखते, ऐसे नहीं। 1.5 नहीं, इसको होल नंबर में बदलते। 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बन जाएगा, तो पूरी टेबल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस केस। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो भी आएगा आपके पास क्वेश्चन, उसमें करेंगे। ठीक है, गॉट इट। आई होप सबको ये बात क्लियर हुई होगी कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो सिंपल रेस्ट रेशो वाला जो टेबल है, एक और अगर बनाना है वो तब बनाएंगे हम लोग जब उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखे सबसे पहले। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको पूरा प्रोजेक्ट।
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उनकी परसेंटेज मास लिखी, फिर उनके मोल्स निकाले। मोल्स कैसे निकाले? जो परसेंटेज मास है उसको डिवाइड कर दिया उनके एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, उससे डिवाइड किया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई 3.3, 6.7 और 3। फिर इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू थी उससे पूरी टेबल की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, तो 3.3 ही है। 3.3 को 3.3 से किया तो 1 आया, 6.7 से किया तो लगभग 2 आ जाएगा, और 3.3 से करेंगे तो 1। तो यहां से हमारे पास रेशो आ गया 1:1, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रेशो आ गया 1:2:1, सिंपल होल नंबर रेशो। इससे हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया CH2O। ठीक है, आसान है। ठीक है, एक बार आपको निकालना आ गया ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे आपको सिखाना था इसलिए इतना टाइम लगा। गॉट इट? चलिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन है ना, CH2, यही। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अ कंपाउंड हैज द एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है बच्चों पहले से ही, CH2O। एंड मोलर मास, मोलर मास दे रखा है इसका 180। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे ये मैंने अभी लास्ट में आपको प्रैक्टिस में कराया था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है N मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सबको याद आ गया होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, और N क्या होता है? N आपको पता है, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब हमारे पास एम्पेरिकल वो मोलर मास तो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं है। मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। तो कार्बन कितने हैं? एक, तो 12 × 1 है ना, 12 इसका मास होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक। तो 12 और 2 14 और 16, तो ये आ गया आपका 30। कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब 30 से डिवाइड कर देंगे बस इसको, मोलर मास को, एन निकालने के लिए। तो एन हो जाएगा आपका 180। 180 आपको मोलर मास दिया था, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30 है, तो ये आ जाएगा 6। तो एन का वैल्यू आ गया 6। तो अब यहां से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, तो एन कितना आया अपने पास? एन आया 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O। तो सर जी ये हो जाएगा C6, देखो ध्यान से, 2 6 12, H हो जाएगा 12 और O हो जाएगा 6। तो एक्चुअल में ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ग्लूकोज दिया था बेसिकली, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था आपको, मोलर मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने डिराइव कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन बी। आप लोग देख लो पहले एक बार। ठीक है, थोड़ा स्पीडली हमने किया है, दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो, इस कंपाउंड में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था CH2O, और मोलर मास दिया हुआ था, और हमसे पूछ रहे थे कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो। ठीक है, तो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा, मोलर मास लिखा। ठीक है, फिर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला। उस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से हमने इसका मास निकाल लिया, तो 12 और 2 14 और 16 30, इससे मास आ गया हमारा। तो हमने उसके बाद फॉर्मूला लगाया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये एन क्या है? एन आता है होल नंबर जो कनेक्ट करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये एन निकालते कैसे हैं? मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ था 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने अभी अभी निकाला 30, डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 6। फिर उस 6 से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कराया, यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, 6 × CH2O, तो ये आ गया C6H12O6। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये आ चुका है आपका नीट 2025 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका 2025 नीट में, मतलब हाल फिलहाल में जो हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं आपके जो रिसेंट आए हुए हैं। चलो, एक कंपाउंड है एक्स, हमें नहीं पता क्या कंपाउंड है, उसके अंदर 32% तो ए है। तो अगेन वही एलिमेंट। ठीक है, अब ये वाला आप मेरे साथ साथ करेंगे, परसेंटेज मास। ठीक है, फिर उसके बाद मोल्स, थोड़ा साफ लिख देता हूँ बहुत ही गंदा हो रहा है, परसेंटेज मास। ठीक है, मोल्स, और फिर उसके बीच में
रेशो, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर होल नंबर रेशो निकालें, सिंपल रेशो निकालें। ठीक है, चलिए। तो एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं हमें? एक तो एलिमेंट ए दिया है, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट हमें बी दिया है, और एक एलिमेंट दिया है सी। ठीक है। एलिमेंट ए कितना दिया है? 32%, और ये बी दिया है 20%, और रिमेनिंग सी है। रिमेनिंग सी का मतलब 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो 32 ए है, और 20 बी है। 32 और 20 कितना होता है? 52, यानी कि 48 बचा हुआ कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, देखो सी दिया नहीं है उसने चालाकी से, बाकी कहा उसने बचा हुआ सी है। तो भाई अगर 32% ए है, 20% बी है, तो सी कितना होगा? 100 में से माइनस कर दो दोनों को ऐड करके। हमने दोनों को ऐड किया, 32 और 20, 52 आया, 52 को 100 से माइनस किया तो 48 आ गया। गॉट इट। अब मूल्स आपको बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 32 डिवाइड बाय ए का मास देखो 64 दे रखा है ठीक है। 32/64 कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, बी का मास कितना दिया है? 40, सॉरी बी का परसेंटेज दिया है 20। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास है ना। ये गिवन मास है आपका 20, मोलर मास है उसका 40। ये दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 0.5। कुछ भी चीज मैंने अपने पास से नहीं ली, जो क्वेश्चन में गिवन है वही यूज कर। ठीक है। सी आपका कितना परसेंटेज है? सी का परसेंटेज है 48। तो 48 उसका गिवन मास हो गया, मोलर मास है 32। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, है ना, जब आप डिवाइड करें। अब क्या करेंगे, इनमें सबसे छोटा नंबर चूज करते हैं। इनमें क्या करते हैं? सबसे छोटा नंबर चूज, तो वो 0.5 ही है। तो 0.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या? 1 आएगा। 0.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और 1.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3। ओके, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते हैं सबको। तो 0.5 डिवाइड बाय 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 0.5, और ये 1.5 था, डिवाइड बाय 0.5 तो 3 आ गया। ठीक है। अब हमें सिंपल रेशो की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास रेशो आ गया ए बी और सी के बीच में 1:1:3। तो फॉर्मूला हो गया बच्चों ABC3। चार नंबर आपके पूरे सेट। ठीक है, ABC3 हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं और हर एक साल दूसरे साल आते रहते हैं। जेई मेंस में तो तुम्हें पता है इतने सारी शिफ्ट होती हैं। ठीक है, 7 दिन तक 14 शिफ्ट होंगी, तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, किसी भी शिफ्ट में मिल जाएगा आप। तो वहां तो डाउट करने की बात ही नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, नीट में भी आए साल आता रहता है। इस साल आया, अगले साल आ जाएगा, ठीक है, दूसरे साल आ जाएगा। तो जनरली क्वेश्चन इस पे आता रहता है, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए, एक चीज जो मुझे आपको यहाँ पे और बतानी है वो है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर और क्वेश्चन, हाँ इस पे क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास पे, पहले मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास बता देता हूँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो, अगर आपका जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड है ना, एक्स मान लेते हैं, ये एक्स ना आइसोटोप्स में प्रेजेंट कर रहा है। कि भाई इसका एक आइसोटोप्स है, मान लो ये वाला है ना, एक इसका आइसोटोप है ये वाला, और एक इसका आइसोटोप है ये वाला। तो दिक्कत ये आती है जब आइसोटोप्स होते हैं कि मैं मास 12 लूं, 14 लूं कि 15 लूं, है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं कौन सा मास कंसीडर करूं? इस एलिमेंट का एक्चुअल मास है क्या? 12 है, 14 है, 15 है? ये तो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है ना, आइसोटोप्स होते हैं, तो उस केस में हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, मैं आपको अभी सिखा दूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप सबको क्लोरीन का मास पता है ना। आप सबको क्लोरीन का मास पता है कि 35.5 होता है, और आप लोग को बचपन में लगता था, है ना, 10th क्लास में, कि बड़ा अजीब सा होता है। ठीक है, सबके फ्रैक्शन में नहीं है, इसका फ्रैक्शन में है। तो एक्चुअल में जो 35.5 आता है, ये एवरेज की वजह से ही आता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास समझ में आया कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं व्हेन एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट आइसोटोप्स।
देन एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड। ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट एवरेज आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे आप लोगों को लगा होगा कि अच्छा सर इसमें तो निकालते नहीं हम 6C12 6C13 6C14। देखो यहाँ इसलिए नहीं निकालते ज्यादा एवरेज, क्योंकि जो 6C12 होता है ना नेचर में, इसकी परसेंटेज लगभग 99% होती है। मतलब अगर आप 100 आइटम उठाओगे तो 99 आइटम कार्बन के ऐसे होंगे जिनका मास 12 हो। तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाकी दोनों इतने कम है, नेग्लिजिबल है। 6C14 तो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, इसका अगर आप परसेंटेज अबंडेंस देखोगे तो बहुत ही कम होता है। ठीक है। ऑलराइट, रेडियो एक्टिव कार्बन बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन में एक आपको 37 वाला मिलेगा और एक मिलेगा 35 वाला। जो 37 वाला है वो 25% होता है नेचर में, और जो 35 वाला है वो 75% होता है। अब यहाँ नहीं कर सकते आप नेग्लेक्ट, क्योंकि अगर आपके पास 100 आइटम है क्लोरीन के, तो उसमें से 25 आइटम ऐसे होंगे जिनका मास 37 होगा। ठीक है, तो यहाँ आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतना बड़ा परसेंटेज है ये। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे नहीं निकालते हैं। ठीक है, क्यों नहीं निकालते हैं, समझ में आ गया कि बाकी दो की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ठीक है ना, पॉइंट्स में आती है। और यहाँ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 25% को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। निकालते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखो, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू मास, जो भी उसका होगा, प्लस परसेंटेज आइसोटोप जो दूसरा होगा, राइट। जैसे यहाँ क्लोरीन है 35 और 37 में, तो ये इसका मास हो गया और ये इसकी परसेंटेज होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जो भी परसेंट, जितने भी यहाँ तो दो आइसोटोप दे रखे हैं, आपको हो सकता है तीन दे दें, चार दे दें, तो सबकी परसेंटेज देंगे आपको और मास देंगे। परसेंटेज इंटू मास, परसेंटेज इंटू मास, सबको ऐड कर देंगे और 100 से डिवाइड। ठीक है, जैसे यहीं पे आप लगा के देख लो क्लोरीन वाले केस, तो 37 इंटू 25 प्लस 35 इंटू 75 अपॉन 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका सॉल्व करके आएगा 35.5 के आसपास। इसीलिए क्लोरीन का मास 35.5 यूज करते हैं। समझ में आया एवरेज एटॉमिक मास कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे निकालते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। चलो, अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसका। अब देखो, बोरोन के दो आइसोटोप्स लिखे हैं इसने। इसने कहा बोरोन के जो है दो आइसोटोप्स हैं, एक B10 है और एक B11। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज फाउंड टू बी 10.8 यू, मतलब यूनिट यूनिफाइड मास 10.8 दे दिया आपको। अच्छा, इस केस में एवरेज मास दे दिया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स, मतलब आपको परसेंटेज बतानी कि B10 वाला कितना है और B11 वाला कितना है। ठीक है, एवरेज दे दिया। तो हम तो फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ B10 इंटू परसेंटेज ऑफ B11, राइट। सॉरी, इसको ऐड करना है दोनों। परसेंटेज ऑफ B10 इंटू इट्स मास प्लस परसेंटेज ऑफ B11 इंटू मास डिवाइड बाय 100, है ना, यही लगाएंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ इसमें, B10 की परसेंटेज मैंने मान ली x। ठीक है, लेट द परसेंटेज ऑफ B10 आइसोटोप, जो 10 वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज मैंने मान ली x। तो फिर परसेंटेज ऑफ B11 कितनी हो जाएगी, 100 - x। सही ना, ये कितनी हो जाएगी, 100 - बस यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है आगे सॉल्व। इतना समझ में आया, हमने 10 वाले की जो परसेंटेज है वो x मान ली, और 11 वाले की 100 - x हो जाएगी। ठीक है, तो अब एवरेज दिया हुआ है आपको कितना, 10.8।
यहाँ रख देंगे उसको। ठीक है भाई। तो परसेंटेज ऑफ B10 कितनी है, एक्स है, इंटू मास, मास उसका 10 है, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ B11 कितनी है, 100 - x, और मास कितना है उसका 11, डिवाइड बाय 100। इजी है बहुत। 100 × 10.8 करेंगे, आपका 1080 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1080, और इधर कितना हो जाएगा 10x प्लस 100 × 11, 100 × 11 हो जाएगा 1100। एक सेकेंड, 1100 माइनस का 11x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 10x - 11x कितना हो जाएगा आपका, माइनस का x, ठीक है, और 1080 -1100 ये हो जाएगा -20। तो -20 इज इक्वल टू -x, तो x आ जाएगा आपका 20। तो x अगर 20 आ गया, तो x किसको माना था आपने, B10 आइसोटोप को माना था, तो यानी कि 20% हो गया। तो B10 वाला कितना हो गया आपका 20%। ठीक है, तो B11 कितना हो जाएगा 80%, 100 - x। तो यहाँ से दोनों के परसेंटेज आ गए, एक को x माना, एक को 100 - x माना, और जो फॉर्मूला था वो लगाया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। जिनको क्लियर हुआ, मजा आया वीडियो में, ठीक है, वो प्लीज बाकी की वीडियोस को भी जरूर देखना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने कलीग्स के साथ, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पुरानी वीडियोस में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और प्लीज शेयर वेयर करो यार वीडियोस को, ठीक है। चलो, टेक केयर, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट और उनके कैलकुलेशंस, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे अच्छे आपको, प्रीवियस ईयर्स। और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स बचता है, खत्म पूरा चैप्टर। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।